हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है गिरवी। पिछले वीडियो में मैं उपनिधान के टॉपिक में बता चुकी, तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख जरूर लीजिएगा। तो चलिए चलते आज के हमारा क्या क्या टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है गिरवी की परिभाषा क्या है। धारा 172 के अनुसार गिरवी को कैसे परिभाषित किया गया है, गिरवी के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, गिरवी कौन रख सकता है, उपनिधान तथा गिरवी में क्या अंतर है, जो कि एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और ये शॉर्ट्स क्वेश्चन में हमेशा पूछे जाते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए चलते हैं आज के हमारा टॉपिक। गिरवी की परिभाषा क्या किया गया। धारा 172 के अनुसार किसी ऋण के संदाय पेमेंट, संदाय का यहाँ पे अर्थ पेमेंट, किसी ऋण के पेमेंट के लिए या किसी वचन के पालन के लिए प्रतिभूति के तौर पर माल का उपनिधान ही गिरवी कहलाता है। उस दशा में उपनिधाता जो है प्रणयमकार कहलाता है और उपनीति प्रणयमदार कहलाता है। उपनिधान के टॉपिक में दो पक्षकार होते हैं, उपनिधाता और उपनीति। उपनिधाता को यहाँ पे प्रणयमकार कहलाता है और उपनीति जो है प्रणयमदार कहलाता है। इसमें एक बात है, ललन प्रसाद बनाम रहमत अली के बाद में उच्चतम न्यायालय ने गिरवी को परिभाषित किया गया है। गिरवी जो है वो किसी माल का उपनिधान है जो किसी ऋण या संविदा पालन के लिए प्रतिभूति प्रदान करता है और माल का उपनिधान होना चाहिए, यानी कि एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति को माल का परिधान होना चाहिए। इसमें जो है माल का उपनिधान करना होता है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को माल का कब्जा दिया जाता है। गिरवी के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। गिरवी जो है वो केवल चल संपत्ति की हो सकती है, जैसे भूमि की गिरवी नहीं रख सकते हैं, चल संपत्ति की ही गिरवी हो सकती है। दूसरा है संपत्ति का कब्जा होना। गिरवी के अंतर्गत संपत्ति का वास्तविक या रचनात्मक कब्जा होना आवश्यक है। जिस वस्तु का कब्जा नहीं दिया जा सकता उसे गिरवी के रूप में भी रखा नहीं जा सकता, अतः वस्तु को अस्तित्व में होना आवश्यक है। इसमें एक वाद है, रेवेन्यू अथॉरिटी बनाम सुदर्शनम पिक्चर्स में यह भी निर्धारित किया गया कि कोई करार जिसमें किसी फिल्म का निर्माणाधीन फिल्म के अंतिम प्रिंटों को उनके तैयार हो जाने पर एक वित्तदाता वितरक को उसके द्वारा उपबंधित वित्त के बदले में देने के लिए सहमत हो जाता है। गिरवी नहीं है क्योंकि यहाँ माल का परिधान नहीं किया गया है बल्कि कुछ प्रिंट दिया गया है जो कि एक करार था। तीसरा है संविदा के अंतर्गत होना चाहिए। गिरवी में वस्तु का परिधान जो है वो ऋण के अंतर्गत होता है। यह आवश्यक नहीं है कि दोनों कार्य एक ही समय हो। संविदा का यह प्रावधान है कि पहले ऋण तब माल दिया जाएगा या माल देने के बाद ऋण लिया जाएगा। इन दोनों परिस्थितियों में जो होती है वो गिरवी मान्य होती है। चौथा है ऋण के लिए। वस्तु का परिधान ऋण के लिए या प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए होना चाहिए। पांचवा है प्रतिभूति के रूप में। जब माल का परिधान जब दे रहे हैं तो ऋण के भुगतान के लिए या प्रतिज्ञा के पालन के लिए प्रतिभूति के रूप में होता है तो ही इसे गिरवी कहते हैं। जब माल का परिधान ऋण के भुगतान के लिए हो या प्रतिज्ञा के पालन के लिए प्रतिभूति के रूप में होता है तो ही इसे गिरवी कहते हैं। तो संविदा के अंतर्गत होना चाहिए, ऋण के लिए होना चाहिए और प्रतिभूति के रूप में गिरवी दिया जा सकता है और गिरवी केवल चल संपत्ति की होती है। छठा तत्व है ऋण का भुगतान न किए जाने पर वस्तु को रखने का अधिकार। जो गिरवी ग्राही है वो वस्तु को तब तक रख सकता है जब तक कि ऋण का भुगतान उसको न कर दिया गया हो। तो गिरवी रखी गई वस्तुएं गिरवी ग्राही के कब्जे में तब तक रहती है जब तक कि ऋण का भुगतान न हो जाए। गिरवी कौन रख सकता है। जिस व्यक्ति को माल का स्वायत्त प्राप्त है वही गिरवी रख सकता है या उसके द्वारा अधिकृत किए जाने पर कोई अन्य व्यक्ति भी गिरवी रख सकता है। इस प्रकार नियम है कि माल की गिरवी उसके स्वामी अथवा स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ही गिरवी रखी जा सकती है। इस नियम के कुछ अपवाद हैं।
जिसमें कुछ परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई गिरवी विधि पूर्ण होती है, जो गिरवी किए गए माल का न तो स्वामी होता है और न स्वामी द्वारा गिरवी करने के लिए अधिकृत होता है, यद्यपि वह स्वामी की सम्मति से माल पर कब्जा प्राप्त करता है। तो इसके कुछ अपवाद हैं और इसका प्रावधान धारा 178 का और 179 में इसका प्रावधान किया गया है। धारा 178 में वाणिज्यिक अभिकर्ता को परिभाषित किया गया है, जिसमें या किसी व्यापारिक एजेंट द्वारा गिरवी रखना। धारा 178 के अनुसार यदि कोई व्यापारिक एजेंट अपने मालिक की सहमति से अपने कारोबार के साधारण अनुक्रम में माल या माल के अधिकार पत्र गिरवी रखता है तो यह एक वैध गिरवी होगी, बशर्ते कि उसे अपने स्वामी द्वारा ऐसा करने का अधिकार प्राप्त हो एवं वह ऐसा स्वामी के हित में ही कर रहा हो तथा गिरवी ग्राही ने सद्भावपूर्वक गिरवी प्राप्त की हो, तो इसके कुछ शर्तों का पूरा होना भी आवश्यक है। पहला है गिरवी व्यापारिक एजेंट द्वारा की गई हो और दूसरा है व्यापारिक एजेंट को माल जो है वो मालिक की सहमति से मिला हो। तो इस सिद्धांत को लागू करने के लिए कुछ शर्तों का होना भी जरूरी है। तीसरा है माल व्यापारिक एजेंट के आधिपत्य में उसके कारोबार के साधारण अनुक्रम में आया हो। चौथा है गिरवी ग्राही जो है गिरवी ग्राही ने सद्भावपूर्वक गिरवी प्राप्त की हो। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि केवल व्यापारिक एजेंट ही वैध रूप से अपने मालिक की वस्तुओं को गिरवी रख सकता है। एक अन्य व्यक्ति जो एजेंट नहीं है, जिसके अधिकार में किसी दूसरे की वस्तुएं हैं, वह दलाल जिसको गिरवी नहीं रख सकता है। भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 2(9) के अनुसार एक व्यापारिक एजेंट से तात्पर्य ऐसे एजेंट से होता है जिसे व्यापार की सामान्य गतिविधियों के अनुसार माल बेचने, खरीदने तथा गिरवी रखने के अधिकार प्राप्त हो। उल्लेखनीय है कि नौकर या माल की देखरेख के लिए नियुक्त व्यापारिक व्यक्ति एजेंट की भांति वैध गिरवी नहीं रख सकता है। दूसरा है माल में सीमित हित रखने वाला व्यक्ति द्वारा गिरवी, जो कि धारा 179 के अनुसार यदि गिरवी रखने वाला गिरवी करता माल का पूर्ण स्वामी नहीं है किंतु उसका माल में थोड़ा हित है, तो उस हित की सीमा तक उस वस्तु का गिरवी रखना वैध होगा। एक उदाहरण द्वारा इसे समझते हैं। अ को ब की घड़ी सड़क पर मिलती है जो खराब है। अ उस पर 30 रुपये मरम्मत के लिए व्यय करता है, 100 रुपये में गिरवी रख देता है। ऐसी दशा में जो 30 रुपये तक वैध होगी वह जो है और वह अ को 30 रुपये देकर घड़ी वापस ले सकता है। 30 रुपये मरम्मत के लिए व्यय करता है और 100 रुपये में गिरवी रख देता है, तो ऐसी दशा में 30 रुपये तो व्यय करने के लिए तो वो होगी ना उसका। तीसरा है शून्य करने संविदा के अंतर्गत अधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा गिरवी। धारा 178A धारा 178 क के अनुसार यदि गिरवीकर्ता ने माल का अधिकार उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट या मिथ्या विपदेशन, वर्णन इत्यादि से प्राप्त किया है और संविदा शून्य करनीय हो जाने से पहले वह उसे किसी अन्य के पास गिरवी रख देता है, तो ऐसी गिरवी वैध मानी जाएगी, बशर्ते गिरवी ग्राही ने ऐसा कार्य सद्भावना से किया हो और उसे इस बात का पता न हो कि उस पर गिरवी रखने का अधिकार नहीं है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है फिलिप्स वर्सेस ब्रुक्स। इस बाद में एक धोखेबाज ने स्वयं को विश्वास योग्य तथा धनवान व्यक्ति बताकर एक दुकानदार को चेक देता है। चौथा है सह स्वामी के अधिकार में रखे माल की गिरवी। जब किसी वस्तु के स्वामी एक से अधिक हो और वस्तु उनमें से एक के पास रखी हो और यदि वह व्यक्ति जिसके पास वह वस्तु है अन्य सह स्वामियों की सहमति से उसको गिरवी रख दो तो वह गिरवी वैध होगी। यदि गिरवी ग्रहीता सद्भावपूर्वक कार्य किया है और उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उस व्यक्ति को माल का पूर्ण स्वामित्व नहीं प्राप्त है। पांचवा है विक्रय के बाद विक्रेता द्वारा गिरवी। ऐसा विक्रेता जिसके पास वस्तु विक्रय हो जाने के पश्चात भी माल अथवा माल के अधिकार पत्र हैं और उसके अथवा उसकी ओर से कार्य करने वाले व्यापारिक एजेंट के द्वारा उस माल की गिरवी वैध होगी यदि गिरवी ग्राही ने सद्भाव विश्वास के कार्य किया है और उसके विक्रय व्यवहार का उसे कोई ज्ञान
नहीं था। विक्रय के बाद भी विक्रेता द्वारा गिरवी होता है। छठा है विक्रय के पूर्व क्रेता द्वारा गिरवी। यदि वस्तु के विक्रय हो जाने के पूर्व ही विक्रेता की सहमति से क्रेता ने माल पर अधिकार लिया है तो उसके द्वारा माल की गिरवी वैध होगी। यदि गिरवी रख लेने वाले ने सद्भाव से कार्य किया है और उसे पिछले व्यवहार की जानकारी नहीं है। तो ये थे हमारे तत्व और गिरवी कौन कर सकता है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, गिरवी तथा उपनिधान की संविदा में क्या अंतर है। पहला अंतर है जब कोई माल एक पक्ष से दूसरे पक्ष को ऋण की प्रत्याभूति के रूप में हस्तांतरित किया जाता है तो इसे गिरवी की संविदा कहते हैं। जब कोई माल को एक पक्ष से दूसरे पक्ष को एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए हस्तांतरित किया जाता है तो इसे उपनिधान की संविदा करते हैं। दूसरा है 1872 की धारा 172 से 179 के अंतर्गत आता है गिरवी, और 1872 की धारा 148 से 171 के अंतर्गत उपनिधान की संविदा आता है। तीसरा पॉइंट है गिरवी का उद्देश्य ऋण के भुगतान को सुनिश्चित करना है और उपनिधान का ज़्यादातर उद्देश्य माल को सुरक्षित रखने या मरम्मत करना होता है। चौथा पॉइंट है जो पक्ष अपना माल गिरवी रखता है उसे गिरवीकर्ता के रूप में जाना जाता है और जो पक्ष माल प्राप्त करता है उसे गिरवीग्राही के रूप में। वह माल जो माल का उपनिधान करता है उसे उपनिधाता और जिस पक्ष को माल का उपनिधान किया जाता है उसे उपनिहिती। पांचवा पॉइंट है गिरवी से माल जो है वो गिरवीग्राही द्वारा बेचा जा सकता है और उपनिधान में माल को उपनिहिती द्वारा नहीं बेचा जा सकता है। माल का उपयोग गिरवीग्राहिता द्वारा नहीं किया जा सकता। माल का उपयोग उपनिहिती द्वारा केवल दोनों पक्षों को ज्ञात विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ये थे हमारे उपनिधान और गिरवी के 6 पॉइंट्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और ये हर एग्ज़ाम में शॉर्ट्स क्वेश्चंस में ये पूछे ही जाते हैं जो कि चलिए चलते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे एक अच्छा सा वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।